नाज़रीन, आज हम हैदराबाद के वाहिद पीएचडी डॉक्टर अकरम बाजवा के साथ मौजूद हैं यहाँ पर, और हम इनसे हैदराबाद के लोगों के लिए भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए। रमज़ान का महीना चल रहा है और फिर ईद भी आने वाली है, तो डॉक्टर अकरम बाजवा साहब के साथ हमें डॉक्टर साहब, मुझे सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने ये पीएचडी जो किया है इसके अंदर, गैस्ट्रो के अंदर, और ये बड़ा टिपिकल है, और अब पाकिस्तान के वाहिद डॉक्टर हैं जिसने जो है ना पीएचडी किया है, तो ये आपने क्या सोचकर जो है ना वो इस शोबे के अंदर आया पीएचडी के लिए? ये थैंक यू वेरी मच खालिद इमरान साहब। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने जो है वो मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपको इस बारे में आपके मीडिया के थ्रू जो है वो कुछ चीज़ें हाईलाइट करूँ। तो बहरहाल आई एम ग्रेटफुल। जहाँ तक पीएचडी का सवाल है, तो मेरा एक शौक़ था कि क्योंकि पीएचडी वाहिद डिग्री है पूरी दुनिया के अंदर रिकग्नाइज्ड है, पूरी दुनिया के अंदर, तो मुझे इसका शौक़ भी था। लेकिन मैंने जब पहली दफ़ा इसके लिए अप्लाई किया लाहौर से, तो उस वक्त जो है वो मुझे पता लगा कि बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में कोई पीएचडी नहीं था, और मेरे लिए बड़ी मुश्किलात पेश आई इंडक्शन के अंदर, यूनिवर्सिटी सेटअप के अंदर। और मैं मशकूर हूँ जावेद लगारी साहब का, जो है कि चेयरमैन थे, उन्होंने फिर मुझे स्पेशल परमिशन दी इसकी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से ये पीएचडी करने वाला पाकिस्तान का पहला पीएचडी बन गया। और जो मेरा एक ख्वाहिश थी वो अल्लाह ताला ने पूरी की, अल्लाह के फजल करम से। तो आज रिसर्च के अंदर मैं इसके लिए मैंने जो इसकी स्टडी की थी, वो भी पहली स्टडी थी पाकिस्तान के अंदर, जो एक डिफरेंट जीन्स के बारे में थी, एच पैलोरी के। और पाकिस्तान में जब मैं पहला पीएचडी बन गया तो मुझे बड़ा फ़ख्र हुआ। और अब मैं हायर एजुकेशन कमीशन और पाकिस्तान की तरफ से भी इसके लिए अब रिकग्नाइज़ हो गया एज ए सुपरवाइज़र, कि अब इंशाल्लाह ताला कि अब हमारे वो लोग जो इस शोबे के अंदर पीएचडी करना चाहते हैं, इंशाल्लाह ताला उनके लिए राहें खुल गई हैं। हाँ डॉक्टर साहब, आपके लिए भी फ़ख्र की बात है, और ये हमारे हैदराबाद शहर के लिए भी ये फ़ख्र है कि हमारे पास हैदराबाद शहर में एक पीएचडी डॉक्टर गैस्ट्रो के ऊपर, मैदे पर, जिगर पर जो है ना मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये शोबा जो है जिगर और मैदे का, इस पर आपने बहुत काम किया, इस शोबे पर ये पहले था, और था तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी और क्या चीज़ें नहीं थी उस टाइम पर? जी, मैं अर्ज़ करूँ कि जिगर मैदे का शोबा 2020 के अंदर मैंने सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद के अंदर इसकी इनॉग्रेशन करवाई थी, इफ्ताह करवाया था। और इससे पहले ये जो है डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करता था सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद के अंदर। सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद चूँकि तकरीबन 14 ज़िलों को, सिंध को, ऑलमोस्ट पूरा सिंध हम कवर करते हैं, लेकिन बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि तमाम लोग जो हमारे सिविल हॉस्पिटल में आते थे, दाखिल होते थे, उनकी जो एंडोस्कोपी वो प्राइवेट सेटअप में की जाती थी। तो यहाँ पर सिविल सेटअप में और गवर्नमेंट सेटअप में इन गरीबों के लिए कोई रियायत नहीं थी, ना ही ये कोई उनको फैसिलिटी अवेलेबल थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे चांस दिया, मैंने इसके ऊपर बहुत काम किया, और हेल्थ डिपार्टमेंट ने पूरा साथ दिया, मेरे साथ भरपूर साथ दिया, और हमारे वाइस चांसलर ने भी बड़ा मुझे कोऑपरेट किया मेरे साथ। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो गए, और यहाँ पे तमाम एडवांस थेरापेटिक प्रोसीजर्स भी हम इंशाल्लाह ताला कर रहे हैं। और हमारा डिपार्टमेंट इस वक्त एंडोस्कोपी, वाहिद एंडोस्कोपी सूट है पाकिस्तान के अंदर जो 24 आवर्स ओपन है। मतलब अगर रात को 2 बजे भी पेशेंट आएगा, अगर उसकी इमरजेंसी है, तो उसकी 2 बजे भी हमारे क्वालिफाइड डॉक्टर एंडोस्कोपी करते हैं। और ये बड़े फ़ख्र की बात है सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद के लिए कि ये फैसिलिटी 24 आवर्स हम लोग मरीज़ों को यहाँ पर दे रहे हैं। और यहाँ पे जो हम प्रोसीजर्स कर रहे हैं एंडोस्कोपी, जो कि एक बहुत महंगे प्रोसीजर हैं, और ख़ास तौर पे अगर मैं ईआरसीपी की बात करूँ, एक ऐसा प्रोसीजर जो जिगर की नाली से पत्थरियाँ निकालते हैं, तो वो तो सिविल हॉस्पिटल में बिल्कुल भी नहीं था। और अगर सिविल हॉस्पिटल कराची जाना पड़ता था तो 1 महीने का हमको टाइम मिलता था, क्योंकि काफ़ी रश था वहाँ पर। तो अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ये आप समझें कि 3 साढ़े 3 सालों के अंदर जो है 1000 प्रोसीजर्स ईआरसीपी के हम कर चुके हैं, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट्स के लिए, और कोई लंबी डेट नहीं देते। दूसरे तीसरे दिन हम लोग पेशेंट्स को ये उनको रिलीफ मिल जाता है इससे। माशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब, आपने हेपेटाइटिस पे भी बहुत काम किया है। हेपेटाइटिस, चूँकि पाकिस्तान इस वक्त आपको पता है कि दुनिया में बहुत ज़्यादा रैंकिंग के अंदर दूसरे नंबर पर है, और तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ लोगों को यहाँ पर हेपेटाइटिस है पाकिस्तान के अंदर। तो मैंने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में सिंध के अंदर हेपेटाइटिस के ऊपर कैंपेन्स की, और मुख्तलिफ यहाँ कैंप्स मुनक्किद किए, अवेयरनेस लेक्चर्स दिए हेपेटाइटिस के बारे में। और इस वक्त मैं जो हमारे वज़ीर आला का हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम है, उसका मैं कंसल्टेंट भी हूँ। हेपेटाइटिस बी के ऊपर तमाम मरीज़ों को मैं फ्री ओपिनियन भी देता हूँ उनको,
और उनको गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट फ्री इंजेक्शन भी देती है डी वाले पेशेंट्स को। तो हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। हमारा डिपार्टमेंट गैस्ट्रो डिपार्टमेंट वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में जाके ख़ास तौर पे जहाँ पे डिप्टी कमिश्नर्स हमें इनवाइट करते हैं, हम लोग वहाँ पर जाकर कैंप लगाते हैं और वहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनके पीसीआर भी करते हैं, उनकी स्क्रीनिंग भी होती है और उनको ट्रीटमेंट भी हम हेपेटाइटिस सी की या बी की फ्री देते हैं। तो ये हमारी कैंपेन चल रही है इंशाल्लाह ताला और उम्मीद है जो डब्ल्यूएचओ का स्लोगन है कि 2030 तक हमने इसको एलिमिनेट करना है इसको हेपेटाइटिस को पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से। तो इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि अगर इस तरह पाकिस्तान में तमाम लोग हेपेटाइटिस पे काम करें, तमाम डिपार्टमेंट इस तरह काम करें, सोशल मीडिया के ऊपर ये हेपेटाइटिस एक अवेयरनेस कैंपेन चले, टीवी चैनल्स के ऊपर कैंपेन चलाई जाए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से इंशाल्लाह ताला अगर सब जो है वो इसका हिस्सा बन जाएं तो हम 2030 तक हेपेटाइटिस को पाकिस्तान से ख़त्म करने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये लिवर प्लांट जो होता है ये इसके लिए आपका अंदर का क्या लाएमल है और अभी ये कहाँ खड़ा है? लीवर ट्रांसप्लांट जो है वो इस वक्त सिंध में मुख्तलिफ सेंटर्स पर तो हो रहा है, लेकिन मैं हमेशा कहता आया हूँ कि हैदराबाद ये एक हब है सिंध का और इसको अंदरून सिंध भी कवर करता है और कराची के लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हैदराबाद आने में। तो हैदराबाद के अंदर इस सेटअप के लिए जो है इंशाल्लाह ताला कोशिश जारी है। हमारे जो वाइस चांसलर साहब हैं प्रोफेसर इकराम दिलुजन साहब की भी बड़ी कोशिश है, इसके ऊपर काम भी हो रहा है। इसके ऊपर उम्मीद है कि जल्द यह सेटअप इंशाल्लाह ताला ज़रूर इस्टेब्लिश होगा लीवर ट्रांसप्लांट का। इसके ऊपर कोशिशें जारी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लीवर ट्रांसप्लांट जो जिनके जिगर ख़राब हो जाते हैं उनके लिए आखिरी होप है, आखिरी ऑप्शन है, आखिरी ट्रीटमेंट यही है उनके लिए। तो वो इंशाल्लाह ताला जल्द उम्मीद है कि अगर लीवर ट्रांसप्लांट के यूनिट हमारे पास कायम हो जाएगा तो इन लोगों को भी मदद मिल सकेगी जो काउंट डाउन की तरफ हैं, जो मतलब जिनको नज़र आ रहा है कि मौत बहुत नज़दीक आ चुकी है, अगर लीवर ट्रांसप्लांट नहीं कराएंगे तो वो इंशाल्लाह उनकी उम्मीद ज़रूर बनेगी। अच्छा, तो ये जरासीम वाला पानी जो ये आता है इसके लिए जो है वो क्या हो रहा है जिसको टीडीएस वगैरह? हाँ, ये जो इन्फेक्टेड वाटर है ये आजकल आपको पता है कि मैं सबसे पहले तो बताऊं कि जो साफ पानी ये एक बुनियादी हक है हर शहरी का कि उसको मिलना चाहिए और गवर्नमेंट को उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो ये बुनियादी हकूक जो में शामिल होता है कि साफ पानी मुहैया करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि पानी जो है वो जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है लोगों को, जो मिल रहा है वो इतना साफ नहीं है, इन्फेक्टेड वाटर है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ, जिसमें अगर मैं हेपेटाइटिस की बात करूँ तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, पोलियो जैसे मर्ज जो है वो इन्फेक्टेड वाटर से फैल रहे हैं आप देखें। और लोगों को एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस मतलब उल्टियाँ, मोशन, फूड पॉइजनिंग, तो ये सारी टाइफाइड, तो ये सारी बीमारियां जो है वो पानी के ज़रिए लोगों तक फैल रही हैं। और स्किन भी जो लोग ख़ास तौर पे जो नहाते हैं इस पानी से उनके बाल ख़राब हो रहे हैं, उनकी स्किन ख़राब हो रही है। तो मेरा ख्याल है और इसका जो अब टीडीएस लेवल जो है इस वक्त जो इशू है, टीडीएस लेवल जो आपने सुना होगा कि बढ़ गया है, तो ये टोटल डिजॉल्व साल्ट्स होते हैं जो कि आइडियली 300 से नीचे रहने चाहिए। डब्ल्यूएचओ भी कहता है कि 300 तक जो है होने चाहिए, लेकिन इस वक्त आपने सुना होगा कि 700, 800, 900 की बातें हो रही हैं। तो अगर इनको हमने ठीक ना किया तो ये इंसान के लिए इतने मुज़र हैं कि गुर्दों में पथरियाँ हो सकती हैं, लोगों को हार्ट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कार्डिक इश्यूज हो सकते हैं, डायबिटीज़ हो सकती है। तो मेरा ख्याल है टीडीएस लेवल को आइडियली कि 300 से नीचे ही होना चाहिए और आइडियल अगर है तो 50 से 150 तक बहुत आइडियल हैं, लेकिन 300 से नीचे रहें तो ये पीने के काबिल हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत इस पर काम कर रही होगी ज़रूर और करना भी चाहिए। मेरा ख्याल है कि अभी जो इरिगेशन के मिनिस्टर जाम खान शोरो साहब ने भी इसके ऊपर काफ़ी एफर्ट्स लिए हैं और वो भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं इसके ऊपर कि जो रिवर्स ऑस्मोसिस जो एक सिस्टम है सोल्यूशन के ज़रिए उसको उससे भी हम इसको कम कर सकते हैं इनको। और हम कुछ जो है वो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनके ज़रिए भी हम कर सकते हैं। और अगर घर के अंदर अगर किसी का कोई इन्फेक्टेड वाटर है तो उसको आप बिल्कुल बॉयल करके, इन्फेक्टेड वाटर जो जरासीम वाला पानी होता है उसको आप साफ इस तरह किया जा सकता है इन्फेक्टेड वाटर को कि आप उसको बॉयल करके पिएं, या उसमें जो है क्लोरीन है वो ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। तो ये तमाम के तमाम इस तरह की चीज़ें हैं जिससे आप जो जरासीम शुदा पानी उसको ठीक कर सकते हैं, बॉयल करके उसको फिल्टर कर सकते हैं ताकि आपकी सेहत खराब हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये रमज़ान का आखिरी इशरा है और मेरे ख्याल से 2-3 दिन बाकी हैं,
ईद में। तो ये जो लोग ईद पर जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे कि किन चीज़ों से बचा जा सकता है? देखिए ये अब माशाल्लाह रमज़ान है और लोग रोज़े रख रहे हैं इसके अंदर, और मैंने हमेशा मैसेज चलाता हूँ कि आप रमज़ान के अंदर सहरी और इफ्तार के अंदर, सहरी के अंदर ख़ास तौर पे आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें, कढ़ाई फ्राई तली चीज़ें ना लें, ताकि आपको एसिडिटी ना हो, मैदे में जलन ना हो लोगों को। और ख़ास तौर पे जिन लोगों को मैदे का इशू है, उनको तो बहुत ज़्यादा इशू होता है। अगर वो अगर ख़ास तौर पे वो लोग अगर स्पाइसी चीज़ें खाते हैं या कढ़ाई फ्राई तली चीज़ें खाते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा चाय का इस्तेमाल करते हैं, तो पूरा दिन उनका ख़राब गुजरता है, क्योंकि खाली मैदा होता है। और ख़ास तौर पे वो मरीज़ जिनको ऑलरेडी अल्सर है या उनको तो वो आप ये देखें कि उनको ज़्यादा ब्लीडिंग का भी चांस हो सकता है। और जब इफ्तार करते हैं तो उनको चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा एकदम पेट भर के खाना ना खाएँ और बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ना करें, थोड़ा खाएँ और आस्ता से खाएँ। और इसको आप ये अगर समझ कर खाएँगे कि आप पूरे दिन की कसर हम निकाल लेंगे, तो जो मैदे की कैपेसिटी अगर उससे ज़्यादा खाएँगे तो वो फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। और ख़ास तौर पे मैं उन लोगों के लिए भी कहूँगा जो लोग सहरी में बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं या बहुत ज़्यादा चाय का इस्तेमाल करते हैं, उससे भी उनका मैदा ख़राब हो सकता है। तो इन चीज़ों का ख़्याल किया जाए। और ईद के हवाले से ज़रूर कहूँगा कि ईद के ऊपर चूँकि हम लोग काफ़ी दावतें भी होती हैं, बिल्कुल। ओवर ईटिंग होती है, लोग रमज़ान में पूरा महीना बड़ा क्योंकि उन्होंने कम खाया होता है, मैदे को बड़ा रिलैक्स किया होता है, तो एकदम ईद के ऊपर अगर वो बहुत सारे इस तरह गोश्त और बहुत ज़्यादा ब्रोस्ट और फ्राइड और इस तरह की चीज़ें खाएँगे, तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि उनका मैदा डिस्टर्ब हो सकता है। और इस तरह के मरीज़ हमारे पास आते हैं कि उनको मोशन हो गए, उल्टियाँ हो गई हैं, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, फूड पॉइज़निंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अवॉइड करें ईद के दिनों के अंदर। मैं ये नहीं कहता कि आप ना खाएँ, खाएँ, लेकिन बहुत कम खाएँ, पेट भरकर ना खाएँ खाना। और वैसे भी सुन्नत है कि अगर आपको कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए, और रात को सोने से कम 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए, ताकि आपके मैदे से 50-60% खुराक निकल जाए, तो आप रात को आपको सुकून से गुजरेगी, आपको नींद भी अच्छी आएगी। और नींद कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद जब तक नहीं होगी, तो आपकी सेहत ठीक नहीं रह सकती। तो ये चीज़ें हैं जो कि ईद के ऊपर इंसान को, मैं सबको मशवरा दूँगा कि वो लोग खाने के अंदर ख़ास तौर पे एहतियात करें। और जो कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स, मैं ये कहता हूँ कि कोल्ड ड्रिंक्स एक केमिकल है, और अगर आप ज़्यादा लेंगे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय नुकसान के। तो कोशिश करें करें कि अवॉइड करें इन चीज़ों से, और जो फ्रेश फ्रूट जूसेस हैं उनका इस्तेमाल किया जाए, और सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, फ्रूट सैलेड का इस्तेमाल किया जाए, इस भूगोल का इस्तेमाल किया जाए अपने मैदे को बेहतर करने के लिए, अपनी बड़ी आंतों को ठीक करने के लिए। और अगर आपकी नींद कि अगर 6 से 8 घंटे की नहीं होगी और अगर आप रेस्टलेस होंगे, तो एक हार्मोन होता है जो कि रिलीज़ होता है, तो मेलाटोनिन हार्मोन अगर वो कम सिक्रीट होगा, तो आपकी बड़ी आंत की मूवमेंट बहुत कम हो जाएगी और लोगों को कब्ज़ हो जाती है, कब्ज़ की शिकायत रहती है। तो जिन लोगों को इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं, उनको नींद बहुत ज़रूरी है, और स्ट्रेस फ्री रहें। और मैं समझता हूँ कि अगर डेली की आधा घंटे की वॉक अगर इंसान करता है, तो वो बहुत सारी बीमारियों से बच सकता है। तो ये भी अपनी ज़िंदगी में अपने हेल्थ का एक हिस्सा बना लें इसको। इससे आप ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, मैदे के अमराज, आपका वेट, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपकी। डॉक्टर साहब, बहुत हमने आपका टाइम लिया, और आज वजह भी ये थी कि हम चाह रहे थे कि किसी ऐसे डॉक्टर्स का इंटरव्यू करें कि जिससे अवेयरनेस मिले लोगों को ना, और हम बिल्कुल सही जगह पर पहुंच गए और आपका इंटरव्यू हो गया। और ये सारी चीज़ें जो है, ये हमारे नाजरीन जो आप लोग जो सुन रहे हैं, इस पर अमल कीजिएगा, इसलिए कि ये पाकिस्तान के वाहिद PhD डॉक्टर हैं जो जिन्होंने गैस्ट्रो पर, मैदे पर और जिगर के ऊपर जो है ना अनथक मेहनत की है, और इसी वजह से आज हम इनके पास तशरीफ लाए हैं। और डॉक्टर साहब ने हमें बहुत टाइम दिया है, हम इनका बहुत बहुत ममनून और मशकूर हैं इनके, कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया, और हमने आज डॉक्टर साहब से बात की और मुलाकात की। और मुलाकात में सबसे बेहतर चीज़ जो हमें मिली है वो मैदे के हवाले से और जिगर के हवाले से जो बातें डॉक्टर साहब ने बताई हैं और जो अपना काम बताया है, इससे हमने बहुत कुछ सीखा है। तो मैं तमाम नाज़रीन से भी ये गुजारिश करूँगा कि जो डॉक्टर साहब ने मशवरे दिए हैं आपको, इन पर अमल करें, और इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ईद भी अच्छी गुजरेगी और उसके आगे वाला वक्त भी जो है ना वो बहुत अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से बहुत टाइम निकाला। थैंक यू। और हमें ज़रूरत भी एक ऐसे ही डॉक्टर की थी कि जो अवेयरनेस दे लोगों को। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।